यस सर। बताओ लास्ट क्या बताए थे तुम लोग को हम? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बताओ। गुड इवनिंग। लास्ट कहाँ तक पढ़ाए थे? आई मीन ओइसोफेगस हो गया था ना? सलाइवरी ग्लैंड तक पढ़े थे। चलो ओइसोफेगस आज स्टार्ट करना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का जो आज है वो है ओइसोफेगस। ठीक है, देखो ओइसोफेगस जो है एक मस्कुलर डक्ट है जो माउथ से स्टमक तक कनेक्ट होता है। ठीक है ना? और हम ये पहले पिछले क्लास में बताए थे कि इसका काम होता है फूड को माउथ से स्टमक तक पहुंचाना। लेकिन जो फूड होता है वो स्टमक तक जाएगा, उसके लिए एक मूवमेंट है, इसका नाम हम लिखे थे पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ठीक है, अब ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगा कैसे? एक्चुअली में ओइसोफेगस मसल्स का बना है, तो इसमें दो टाइप का मसल्स है। एक को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल और एक को बोलते हैं सर्कुलर मसल। दोनों मसल्स ही है। ठीक है, तो इसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ही ये वेव लाइक या फिर ये मोशन बनता है, सॉरी ये मूवमेंट बनता है। ठीक है, ये कैसे बनेगा? देखो, जैसे ही हम फूड को स्वलो करेंगे तो वो छोटे छोटे फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा, और वो जो छोटा फॉर्म उसका जो शेप एंड साइज होगा वो ओइसोफेगस ऑक्युपाई कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो मसल्स है। ये वाला पार्ट में देखो लिख हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ओइसोफेगस मसल्स। ठीक है, एंड ये वाला पार्ट क्या है? रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन ऑफ ओइसोफेगस मसल्स। अब ये जो फूड होता है, फूड जो क्योंकि हम लोग स्वलो करते हैं तो सारा फूड एक साथ स्वलो नहीं करते हैं, वो छोटा छोटा 2 बार 3 बार में स्वलो करेंगे, तब एक जो हम लोग निवाला बोलते हैं, वो जो एक पीस ऑफ फूड होता है उसको हम लोग चबाते हैं, तो धीरे धीरे वो हम उसको 2-3 बार स्वलो करते हैं। तो 2-3 बार जो स्वलो करते हैं तो छोटा छोटा फॉर्म में वो इस तरह के फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है, और इसी फॉर्म को हम लोग फूड का बोलते हैं बोलस। अगर ये पूछा जाए कि ओइसोफेगस जो होता है वो ओइसोफेगस में जो फूड होता है किस फॉर्म में होता है, तो किस फॉर्म में होगा? बोलस के फॉर्म में होगा। और यही बोलस इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते वो स्टमक तक जाता है, और इसी मतलब मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि बॉडी में कोई भी हॉलो ऑर्गन है, अगर वहां से कुछ पास हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये मूवमेंट होता है। जैसे मतलब स्टमक में, स्टमक से फिर हम लोग जाएंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जो वहां पे डक्ट है, हॉलो डक्ट है, तो वहां पे भी जो जाता है तो इसी मूवमेंट के थ्रू जाता है। बट एग्जैक्टली अगर हम लोग को ये पढ़ना है, मतलब अगर हम ओइसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे तो ओइसोफेगस में फूड का काम होता है मूव करना, माउथ से स्टमक तक पहुंचाना, और किस मूवमेंट के थ्रू? वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, यही है ओइसोफेगस का काम, और यही होता है ओइसोफेगस का फंक्शन। ठीक है, चलो काम फंक्शन एक ही चीज है, मतलब यही है। ठीक है, इसको नोट कर लो। देखो ये नोट करने के बाद, अच्छा इसको नोट कर लो उसके बाद।
हो गया सर। हो गया ना? एक चलो मिनट अब सर, हम, एक मिनट। हाँ 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 सर, हो गया। हो गया। चलो देखो अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जो है स्टमक। देखो अब जो तुम लोग को हम पढ़ाएंगे स्टमक, हम समझा रहे हैं तुम लोग को पूरा डिटेल में, ठीक है? लेकिन तुम लोग का नोट जो है थोड़ा सा हम शॉर्ट करेंगे, जो एग्जाम में तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है उसी का नोट्स लिखाएंगे, बट समझा देंगे हम पूरे तरीके से, ठीक है ना? तो कुछ कुछ पॉइंट है नोट्स में नहीं रहेगा, ठीक है? तो वो चीज तुम रिवीजन करोगे तो तुमको समझ में आ जाए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज है वो समझा दे रहा है, बाकी नोट्स को जो बात है उसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए वही पॉइंट लिखाएंगे जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा, ठीक है? तो इसको ध्यान रखना। अब स्टमक का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो ठीक है, पूरा ये, ठीक है, ये स्टमक है। और ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं कार्डियक, ये वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं फंडस, और ये वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं बॉडी, और ये वाले पार्ट को बोलते हैं पाइलोरिक। ये पार्ट्स का नाम है, पर तुम लोग को पार्ट्स का नाम पढ़ना ही नहीं, ठीक है ना? अब स्टमक में जब फूड आता है तो यहाँ पे एक्चुअली में स्टमक एक तरह का मतलब हॉलो पार्ट है, ये वाइडर पार्ट होता है, और यहाँ पे जो है पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होता है। अगर कोई पूछ देगा कि स्टमक का क्या फंक्शन है, तो ध्यान रखना यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड होता है। हम लोग क्यों यहाँ पे बोलते हैं पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड? क्योंकि इस जगह पे प्रोटीन का जो होता है, आई मीन फूड में यहाँ पे हम लोग प्रोटीन लिखेंगे, फूड नहीं लिखेंगे, प्रोटीन लिखेंगे, ठीक है? अगर प्रोटीन का फुल्ली डाइजेशन, सॉरी पार्शियल डाइजेशन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटीन होता है वो एक इंटरमीडिएट फॉर्म में आके रुक जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एंजाइम्स है, जो एंजाइम्स तुम्हारे एकेडमिक में इंपॉर्टेंट है और एनटीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम दोनों बता देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि इस जगह पे स्टमक का डायरेक्टली क्या फंक्शन हम बता रहे हैं, पार्शियल डाइजेशन, मतलब कहने का कि डाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा, वो पार्शियल मतलब आधा अधूरा रह जाएगा, मतलब एक इंटरमीडिएट फॉर्म आके वो बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। देन फिर ये वाला जो फूड है, ये जो फॉर्म है, ये फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, देन फिर वहां पे पूरा प्रोसेसिंग होगा, ठीक है? इसको कहीं कहीं पे जे शेप्ड स्ट्रक्चर भी बोला गया है, ये हमारे स्टमक है तो जे शेप्ड स्ट्रक्चर भी है। अब देखो इसमें जो प्रेजेंट ग्लैंड है उसको हम लोग कंबाइनली बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, यहाँ पे ग्लैंड एक्चुअली देखो, अब बार बार हम लोग ग्लैंड का मतलब हम लोग नाम ले रहे हैं और उससे जो रिलीज हो रहा है एंजाइम है। देखो ग्लैंड को अगर डिफाइन करना है तो ग्लैंड ऑर्गन भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है और टिश्यू भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। ऑर्गन सेल भी हो, सॉरी ग्लैंड जो है वो सेल भी हो सकता है, टिश्यू भी हो सकता है, ऑर्गन भी हो सकता है। मतलब कि एंजाइम बॉडी के किसी भी पार्ट से रिलीज हो सकता है, चाहे वो सिंगल सेल हो, चाहे वो टिश्यूज हो या फिर ऑर्गन, जैसे लीवर, उससे भी एंजाइम निकलता है, ठीक है? टिश्यूज है तो पेनक्रियास का कुछ पार्ट है जो एक तरह का टिश्यू का काम करता है, जिसको एंडोक्राइन पार्ट बोलते हैं, वहां से एंजाइम निकलेगा, और यहाँ पे जो है सेल से निकलेगा। इसीलिए ग्लैंड को पर्टिकुलर ऑर्गन या टिश्यू हम नहीं बोल सकते, या फिर ऐसा कि नहीं लीवर एक ग्लैंड है तो वो ऑर्गन है, तो नहीं, ग्लैंड इज अ सेल, टिश्यू और क्या सकता है, ऑर्गन, तीनों हो सकता है। तो यहाँ पे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो सेल्स है। तो पहले वाले सेल को हम लोग बोलते हैं पेप्टिक सेल, पेप्टिक सेल। दूसरे वाले सेल को बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल, इसका दूसरा नाम है पेराइटल सेल। क्या नाम है? पेराइटल सेल, ठीक है? और तीसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं म्यूकोसा सेल, म्यूकोसा सेल, ठीक है? अब देखो इससे क्या रिलीज होगा, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ध्यान देना, ठीक है? पेप्टिक सेल्स जो है वो रिलीज करता है पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन। लेकिन ये पेप्सिनोजेन जो होता है वो इनएक्टिव होता है। क्या होता है? इनएक्टिव होता है।
ठीक है। और यहीं पे एक और एंजाइम है जिसको बोलते हैं प्रोरेनिन। क्या बोलते हैं? प्रोरेनिन। ये दोनों एंजाइम इन एक्टिव स्टेज में इस सेल से रिलीज होता है, ठीक है। और कंबाइंडली पेप्सिनोजन को जाइमोजन भी बोलते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है। अब देखो, ऑक्जेंटिक सेल से निकलेगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और म्यूकोसा सेल से निकलेगा म्यूकस। तो जहां म्यूकस निकलता है उसका फंक्शन है लुब्रिकेंट प्रोवाइड करना। लुब्रिकेंट एक तरह का, लुब्रिकेंट का मतलब होता है स्लीपरी प्रोवाइड करना, ठीक है, लुब्रिकेट, ठीक है। ये चीज है, जैसे मान लो हम लोग कभी कोई भी, जैसे सिंपल है कि कोई भी चीज ड्राई हो जाएगा तो वो काम सही से नहीं करेगा, मशीनरी चीज है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे बाइक वगैरह में बोलता है चेन ग्रीसिंग करा लो, तो ग्रीसिंग के लिए वहां ग्रीस हो जाता है, और यहाँ पे मॉइस्चर बनाने के लिए, लुब्रिकेंट्स बनाने के लिए म्यूकस का रिलीज होता है। तो म्यूकस इसीलिए होता है क्या कि लुब्रिकेंट्स बना करके, ताकि वो फूड आगे जा पाए। ये हमेशा हॉलो ऑर्गन कभी भी ड्राई नहीं रह सकता है, वहां पे म्यूकस का रिलीजिंग हमेशा होते रहता है, ठीक है। तो ये म्यूकोसा सेल से म्यूकस, ऑक्जेंटिक सेल या पैरेटल सेल से HCl, और पेप्टिक सेल, देखो इसका दूसरा नाम भी है बट वो हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये मतलब मेनली जो है यही सेल आता है, पेप्टिक सेल। तो इससे दो एंजाइम निकलता है, प्रोरेनिन एंड पेप्सिनोजन। ये दोनों जो होता है वो इनएक्टिव है। अब इसको एक्टिव कौन करेगा, तो ध्यान रखना। अब देखो, तुम्हारा जो 10th बोर्ड में पूछा जाएगा वो बस एक चीज पूछेगा इससे, पेप्सिनोजन से, और पेप्सिनोजन पूछेगा भी नहीं, वो पूछेगा कि इसका एक्टिव स्टेज या एक्टिव फेज क्या है, ठीक है। चलो, तो हम इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ाते ताकि अच्छे समझ में। तो यहाँ पे हम रखते हैं पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन। और देखो, कहीं कहीं पे इसको प्रोपेप्सिन भी लिखा गया है, एक ही चीज है, सॉरी, प्रोपेप्सिन भी लिखा गया है। तो यहाँ पे दोनों नाम होगा, ठीक है, इसको ब्रैकेट में करके समझना। अब ये इनएक्टिव है, इसको एक्टिव करना है, तो यहाँ पे किसका जरूरत पड़ेगा, HCl का, और ये कन्वर्ट कर देगा पेप्सिन में। तो अगर तुमसे पेप्सिन का फंक्शन पूछता है, तो पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो फूड में प्रेजेंट प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करता है, मतलब इनकम्प्लीट, एक बीच का फॉर्म लाके छोड़ देगा, ठीक है। वो क्या होगा, हम लोग इक्वेशन समझ लें। दूसरा एंजाइम है, सॉरी, दूसरा इनएक्टिव एंजाइम है प्रोरेनिन। देखो, दो टाइप का रेनिन है, ठीक है। RENNIN, ये स्टमक में प्रेजेंट होता है। अगर RENIN अगर आ गया तो वो किडनी का पार्ट होता है, बट वहां पे हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बट तुमको बता दिए। कभी तुम कुछ वैसा बुक्स पढ़ो या तुमको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना हो, उस टाइम पे अगर आ जाएगा तो कंफ्यूज मत होना, ये स्पेलिंग का थोड़ा डिफरेंसेस है। RENNIN इज अ एंजाइम और RENIN इज अ हार्मोन जो कि किडनी में होता है, ठीक है। चलो हम लोग यहाँ पे, तो प्रोरेनिन है, तो यहाँ पे भी HCl वर्क करेगा और इसको कन्वर्ट करेगा रेनिन में, किस कन्वर्ट करेगा, रेनिन में। ये तो हो गया एक्टिव एंजाइम, ये दोनों एक्टिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिव लिख देते हैं, समझ जाना, ये दोनों एक्टिव एंजाइम। अब ये काम करेगा, तो काम कैसे करेगा, दोनों एंजाइम है, दोनों का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन जो होता है वो फूड प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और किसमें कन्वर्ट करेगा, अमीनो एसिड। नहीं, प्रोटियोजेस प्लस पेप्टोन, प्रोटियोजेस प्लस पेप्टोन, ये इसका इंटरमीडिएट फॉर्म है, प्रोटियोजेस प्लस पेप्टोन। और अगर हम बात करेंगे रेनिन का, तो ये मिल्क प्रोटीन, इसको मिल्क प्रोटीन। अब कौन सा मिल्क प्रोटीन है, तो वो है केजीन। तो केजीन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम किसका है, रेनिन का। एक अच्छा इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे तुम लोग को, ठीक है। और ये पारा केजीन में कन्वर्ट करता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर मिल्क का बात करते हैं तो मिल्क का प्रोटीन को कंप्लीटली यहीं पे वो डाइजेस्ट कर देगा, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये रेनिन हो गया। केजीन इज अ सॉल्युबल पार्ट, किसमें, मिल्क का, और पाराकेजिन इनसोल्युबल, ठीक है, ये होता है। तो यही है तुम्हारा मैकेनिज्म, पार्शियल डाइजेशन हो रहा है। एक्चुअली में क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तुम्हारा पेप्सिन से हमेशा पूछेगा, इसको ध्यान रखना, हम इसको इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये चीज है, इसको ध्यान रखना, समझ में आया ये बात। तो प्रोटीन जो होता है ना, तो ये प्रोटीन फूड प्रोटीन है, इसको ध्यान रखना, फूड प्रोटीन,
ठीक है। क्वेश्चंस यहाँ से बहुत क्वेश्चन, मतलब बहुत बार क्वेश्चन पूछा है तुम लोग का एकेडमिक में, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला कौन एंजाइम है, पेप्सिन, ये कहाँ पे होता है, स्टमक में, और स्टमक का मेन फंक्शन क्या है, तो उसका फंक्शन होता है कि वो पार्शियल डाइजेशन करता है किसका, प्रोटीन का। ठीक है, चलो इसको नोट करो, इसके बारे में और कुछ बताना। यहाँ तक समझ में आ गया ना? हाँ बोलो। सर ये पेप्सिन के बाद क्या लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट होता हाँ? है? ये वाला ये सर लास्ट में जो है वो प्रोटियोसिस प्लस पेप्टोन नहीं दिख रहा है क्या? चलो हम नीचे लिख देते हैं, प्रोटियोसिस प्लस पेप्टोन, ये है, ठीक है। और सारा काम जो है ना, पेप्सिनोजेन को एक्टिव करता है HCl। पेप्सिन, हाँ पेप्सिनोजन को एक्टिव करता है HCl, किसमें, पेप्सिन में। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। अगर इसमें देखो कैसे क्वेश्चन पूछेगा, पहले पेप्सिन का फंक्शन वगैरह पूछेगा तो ये बता दिए। कभी कभी डिफरेंस भी पूछ लेता है, ठीक है। डिफरेंस क्या, तो ट्रिप्सिन और पेप्सिन में डिफरेंस बताइए। तो पेप्सिन कहाँ रिलीज होता है, कौन रिलीज करता है, आएगा तो ध्यान रखना, ट्रिप्सिन जो है पेनक्रियाटिक एंजाइम है, पेनक्रियास से निकलता है, कहाँ कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसको कौन रिलीज कर, ग्लैंड, तो ऑक्जेंटिक सेल, सॉरी पेप्टिक सेल्स, ठीक है। ये कहाँ काम करता है, स्टमक में काम करता है। ये पार्शियल डाइजेशन करेगा, ट्रिप्सिन कंप्लीट डाइजेशन करेगा, प्रोटीन का, दोनों डाइजेशन प्रोटीन का ही करेगा, लेकिन ये पार्शियल वो कंप्लीट। तो इस तरह का डिफरेंस पेप्सिन कौन सा से रिलीज होता है ऑर्गन से? है। पेप्सिन कौन सा ऑर्गन से रिलीज होता है? पेप्सिन नहीं, पेप्सिन तो एक्टिव स्टेज है, इनएक्टिव स्टेज बोलो ना ये। हाँ पेप्सिन अगर पूछा जाए तो ये पूछ सकते हो कि पेप्टिक सेल से रिलीज होता है, लिख सकते हो वहां पे आ जा। नहीं नहीं, पेप्टिक सेल तो स्टमक में है जी। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ वाला पढ़ा रहे हैं, स्टमक वाला ना, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड है ना। पेप्सिन मतलब स्टमक, ट्रिप्सिन मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, वो वहां पे फंक्शनिंग के। हाँ समझ में आया, बोलो, डाउट है अभी? हाँ ठीक है, इसको नोट करो, ठीक है। बट हम तुमको बता देते हैं, हम तुमको इम्पोर्टेंट है बस ये इस चीज के बारे में हम लिखवाएंगे, समझा, हम पूरा दे रहे हैं तुम लोगों को, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें सारा क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा, जितना भी ऑब्जेक्टिव एनटीएससी का प्रैक्टिस करोगे सब बन जाएगा, ओलंपियाड एनटीएससी सब। बाकी बात कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो तुम लोग को क्वेश्चन बनाने से कंप्लीट होगा, तो क्वेश्चन बनाना डाउट होगा तो पूछ सकते हो। चलो इसको फटाफट, हाँ चलो, हाँ बोलो। सर मतलब पेप्सिन ही फूड प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, हाँ प्रोटीन और पेप्टोन में ना। हाँ ये पार्शियल डाइजेशन हुआ, इनकम्प्लीट डाइजेशन है, क्योंकि अगर कंप्लीट हुआ ना तो प्रोटीन एमिनो एसिड और पेप्टाइड में कन्वर्ट होता है, बट यहाँ पे कन्वर्सन एमिनो एसिड में नहीं हुआ है, ठीक है, यही चीज है। सर ये तो एसिडिक बना देता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम बता दो, वो बताते हैं, इसलिए बोले पहले इसको मिटाओ फिर आगे भी बताना है। HCl का फंक्शन बताया कहाँ अभी, ठीक है। सर मतलब प्रोटीन को जब वो इनकम्प्लीट डाइजेशन कर देता है तो फिर बाद में भी डाइजेशन होता है। हाँ तो ये जाएगा ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, जाएगा ये वाला पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा ना ये वाला पार्ट। अभी स्टमक में हम लोग का डाइजेशन कंप्लीट कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन बता, अभी बताए कहाँ, ये स्टमक, ठीक है। हो गया, मिटा लें सर एक सेकंड। मिटाएं, बोलो। यस चलो ठीक, ये वाला इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट इसको कर लो, यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। ये वाला पार्ट याद रखना। हाँ तुमको एक और चीज बताना, जैसे मिल्क प्रोटीन बता रहे थे, ठीक है ना। देखो एक चीज रेनिन का बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, स्टोरी यही है कि इसका जो फंक्शन होता है ना, ये छोटे बच्चों में होता है, एडल्ट आते आते ये एंजाइम का निकलना बंद, ठीक है। इसीलिए देखना क्या होता है कि बढ़ते उम्र के साथ, आई मीन ओल्ड एज में या एडल्ट जो भी 40-45 के एज में,
या 20 से प्लस के एज में कभी कभी कोई अगर मिल्क प्रोडक्ट खाते हैं या कोई भी खाता है तो एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, एक तो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता जिसमें मिल्क में लैक्टोज होता है, वो अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ ना तो वो बना देता है एसिड और एसिडिक, और एसिड बनने से वही जो गैस है बोलते हैं पेट में गैस हो गया, तो गैस मतलब क्या, एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया। तो ये चीज ध्यान रखना, मिल्क प्रोटीन को जो डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है वो इन्फेंट में या चाइल्डहुड में ही होता है, उसका जैसे एडल्ट आता है ये एंजाइम बनना बंद। ठीक है, ये चीज होता है, इसलिए बच्चों में दूध को पचाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे एडल्ट में आते हैं तो उस टाइम पे हम लोग को मिल्क का प्रोटीन को पचाने में थोड़ा टाइम लगता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है, गैस का प्रॉब्लम ज्यादा दिखता है उस टाइम पे। अब एक सवाल है कि तो इसका मतलब दूध नहीं पीना चाहिए? नहीं, दूध पीना ही चाहिए, क्योंकि दूध एक ऐसा चीज है, मिल्क एक ऐसा चीज है जिसको कंप्लीट फूड बोला गया है। ठीक है, पूरे फूड एक तरह से बोल सकते हैं जितना भी डिशेस है या फूड आइटम्स है उसमें मिल्क को एक कंप्लीट फूड बोला गया है, तो उसको पीना चाहिए। ठीक है, तो कैसे पियोगे, तो हल्का सा गर्म रहना चाहिए। ठीक है, हल्का सा टेम्परेचर रहेगा तो डाइजेस्ट करने में आसानी होता है, एंजाइम एक्टिविटी बढ़ता है तो वो तुरंत हो जाता है, लेकिन ठंडा दूध नहीं पीना चाहिए। दूसरा कि अगर हम पी रहे हैं तब फिर भी गैस वैस वगैरह का प्रॉब्लम है तो उसको हम खा सकते हैं। तुम खाओगे कैसे, तो किसी के साथ, आई मीन रोटी के साथ खा लिए तो वो खाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मिल्क ही एक ऐसा चीज है जिसमें कैल्शियम वगैरह है, और कैल्शियम का भरपाई सिर्फ मिल्क के अलावा और जल्दी कोई दूसरा नहीं करता है, क्योंकि केला वगैरह अगर हम खा लिए या फिर और कोई कैल्शियम फूड खा लेते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है डाइजेस्ट ना हो, बट मिल्क का डाइजेशन उससे थोड़ा ज्यादा सिंपल है। ठीक है, तो दूध हमें मिल्क को लेते रहना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम बताने वाले हैं ये जो पार्ट है। ठीक है, ये जो पार्ट आई मीन एंजाइम का काम तो तुम लोग समझ गए क्या होता है, समझ एक गए। हाँ क्वेश्चन बोलो, था हाँ बोलो। सर, एसिडिटी का क्या कारण है? वही बता रहे हैं अब। ठीक है ना, अब देखो सबसे फर्स्ट में HCl, तो ये सिक्रीट कौन करता है पता है, हम बता दिए, ऑक्जेंटिक सेल, पैराइटल सेल। ठीक है, HCl का काम क्या है, तो इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम फॉर एक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम। देखो ये जो एंजाइम का एक्टिविटी है ये कब होगा, जब HCl का प्रोडक्शन बढ़ेगा। मतलब स्टमक में अगर एसिडिक मीडियम नहीं देंगे तो पेप्सिन का जो फंक्शनिंग है वो हो नहीं पाएगा। तो एक तो ये काम हो गया। दूसरा, इट एक्टिवेट द इनएक्टिव एंजाइम, एक्टिवेट द नहीं होगा, सॉरी, इट एक्टिवेट इनएक्टिव एंजाइम प्रेजेंट इन स्टमक। ये हो गया पहला, सॉरी दूसरा। तीसरा क्या है, इट किल एंड न्यूट्रलाइज द माइक्रोब्स। माइक्रोब्स बोलो या बैक्टीरिया वगैरह को, या तो किल करेगा या तो न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, उसके अलावा और क्या काम है, तो इट churn the food to form, बस इतना समझो। चर्न का मतलब समझा दो। देखो चर्न करने का मतलब और ज्यादा मिक्स करना और उसको जाके पतला बनाना। ठीक है, एक तो हम लोग फूड जो है चबा के खाते हैं, तो बोला भी जाता है कि अगर अच्छे से चबा के खाएंगे तो वो अच्छे से डाइजेशन होगा, लेकिन अगर नहीं चबा पाए उतने अच्छे से तो कहीं ना कहीं हमारे स्टमक में HCl होता है जो उसको और ज्यादा चर्न, और ज्यादा मिक्स, और ज्यादा उसको पतला करने का काम करता है। एक तरह का माउथ का काम वहां हो जाता है। ठीक है, ये चार चीज है, ये इंपॉर्टेंट है। अब तुम बोलोगे ये एसिडिक क्या है, मैं मीडियम क्या है, तो सिंपल है, HCl एसिडिक है। HCl अगर सिक्रीट नहीं हुआ तो सबसे पहला जो इनएक्टिव एंजाइम है वो एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, उसको एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या है कि मान लो एक्टिवेट भी कर गया और एसिडिक मीडियम नहीं रहा तो कभी पेप्सिन अपना काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि पेप्सिन को काम करने के लिए
वहां पे एसिडिक मीडियम लाना बहुत जरूरी है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है तुमको कि पेप्सिन के वर्क के लिए पीएच कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और ये 2 होगा HCl के प्रोडक्शन से ही होगा। मतलब HCl प्रोडक्शन कहाँ करेगा, स्टमक में, जिसके कारण उसका पीएच जो है वो 2 हो जाएगा। समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है कि दोनों हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं कि अगर पेप्सिन का एक्टिविटी बढ़ाना तो उसका पीएच कितना होना चाहिए, 2, ठीक है। और या नहीं तो एसिडिक मीडियम अगर नहीं हुआ तो पेप्सिन अपना काम नहीं करेगा। एसिडिक मीडियम है मतलब पीएच वहां पे बहुत कम है। अगर मान लो पीएच वहां पे 5 हो जाए, ठीक है, तो एसिडिक मीडियम होगा बट वो ज्यादा एसिडिक कंडीशन नहीं बना पाएगा। 6, 7 पीएच 7 तक एसिडिक होता है, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि या तो पीएच को pH 2 मान के तुम एक तरह से देख सकते हो कि पेप्सिन एंजाइम का एक्टिवेशन pH 2 आई मीन pH कम होना चाहिए तभी काम करेगा, नहीं तो काम ही नहीं करेगा। दूसरा ये देख सकते हो कि अगर एसिडिक मीडियम वहां पे नहीं प्रोवाइड होगा तो पेप्सिन जो होता है वो सही से वर्क नहीं कर पाएगा। दोनों के केस में एसिडिक मीडियम ही यहाँ पे होता है। दोनों का आंसर भी दोनों का रीजन भी सेम है, pH कम तो एसिडिक ज्यादा, ठीक है, और एसिडिक ज्यादा तो पेप्सिन वर्क करेगा ज्यादा, और एसिडिक ज्यादा करना तो HCl का सीक्रेट करेगा। तो HCl को भी लेके देख सकते हो, pH को भी देख सकते हो। देखो क्यों बोला जाता है कि बड़े लोगों में एसिडिटी का प्रॉब्लम है वो ज्यादा होता है, क्योंकि उनके बॉडी का या हम लोगों के बॉडी का जो pH है वो 1.5 to 2 तक ही रहता है, इससे ज्यादा बढ़ ही नहीं पाएगा। लेकिन बच्चों में ये pH 5 तक रहता है, इसलिए उसमें एसिडिटी का प्रॉब्लम कम होता है। उन लोग को जो भी देंगे प्रोटीन वगैरह तुरंत पचा के खत्म कर देता है। उन लोग का डाइजेशन सही रहता है कुछ टाइम तक, वो भी 10, 12, 15 साल तक रहता है। उसके बाद वो धीरे धीरे एसिडिक मीडियम आ जाता है या फिर pH वैल्यू आ जाता है। देखो अब pH इसका कम होने का या फिर एसिडिक मीडियम ज्यादा होने का एक और फायदा है। क्या फायदा है कि बोला जाता है कि स्टमक में किसी भी न्यूट्रिएंट, प्रोटीन को छोड़ के किसी भी न्यूट्रिएंट का डाइजेशन नहीं होता, ना कार्बोहाइड्रेट का होता है ना फैट का होता है। फैट का होता भी है बहुत ही कम अमाउंट में, उसको हम लोग नेग्लिजिबल लेके चलते हैं। तो कहने का मतलब मेनली प्रोटीन भी हुई पार्शियल डाइजेशन होता है। तो यहाँ पे अगर पूछ दे कि क्यों नहीं कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, क्योंकि सलाइवा जब आता है फूड के साथ तो सलाइवा में एंजाइम है तो होना चाहिए, लेकिन सलेवरी एमाइलेज जो होता है वो इस कंडीशन में वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे तुम लोग को pH हम कितना बताए हैं, 6.8। ऑलमोस्ट वो क्या है, बेसिक है, या ऑलमोस्ट वो न्यूट्रल है, इतना ज्यादा एसिडिक नहीं हो सकता है। अगर एसिडिक होगा तो सलाइवरी एमाइलेज का फंक्शन बंद। तो ये भी कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूछता है कि फूड के साथ जो सलाइवा जाता है स्टमक में, तो वहां पे सलाइवा है तो सलाइवरी एमाइलेज है, एंजाइम है, तो वो डाइजेशन क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां का मीडियम क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है या pH घट जाता है। और सलेवरी एमाइलेज का pH को मेंटेन करना तो 6.8 देंगे तभी वो काम करेगा। तो ये भी एक रीजन हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत है बोलो। सर एक बार फिर से देखो pH, हाँ pH वैल्यू अगर कम रहेगा तो एसिडिक मीडियम ज्यादा है, और अगर एसिडिक मीडियम या pH वैल्यू कम है तो एसिडिक मीडियम ज्यादा है। तो मेरे कहने का मतलब है एसिडिक मीडियम हो या pH वैल्यू कम हो, वहां पे सलेवरी एमाइलेज वर्क नहीं कर सकता है, इसीलिए स्टमक में सलेवरी एमाइलेज का फंक्शन नहीं होता, मतलब स्टार्च का डाइजेशन प्रोसेस नहीं हो सकता। वहां पे हो सकता है ना, नॉर्मली क्या है फूड के साथ तो सलाइवा जाता है लेकिन वहां पे नहीं। तो ये कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि आखिर स्टमक में क्यों नहीं कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च का फर्दर डाइजेशन स्टार्ट होता है या फिर आगे बढ़ता है, क्योंकि वहां का मीडियम क्या है, एसिडिक है, वहां का pH वैल्यू क्या है, 2 है। और हम पहले ही देख चुके हैं कि उस एंजाइम के का pH वैल्यू 6.8 होगा तभी वो प्रॉपर्ली वर्क कर पाएगा। यही कंडीशन है। समझ में आया, कोई दिक्कत? सर तो देखो एक यहाँ से भी एक और कॉन्सेप्ट, एक नया हम लिंक बता देते हैं। देखो यहाँ से तुमको एक चीज और पता चल रहा होगा कि एंजाइम की एक्टिविटी के लिए एक ऑप्टिमम pH भी होना चाहिए। अगर pH नहीं होगा तो काम करेगा, बोलो नहीं करेगा, क्योंकि सलेवरी एमाइलेज भी एंजाइम है जिसको pH चाहिए 6.8, पेप्सिन भी एंजाइम है जिसको चाहिए pH 2। अगर पेप्सिन को हम 6.8 कंडीशन पे देंगे तो कभी भी वो काम नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक समझ में आ गया तुमको कि एंजाइम्स जो होता है उसके लिए, हर एक एंजाइम के लिए अपना अपना pH होता है जो मेंटेन करके रखेगा तभी वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। क्लियर, बोलो कोई दिक्कत? समझ में आ गया अच्छे से? बोलो सर जो आप ये कार्बोहाइड्रेट का बताए वो एक बार लिखवा दीजिएगा हमें। हाँ वो लिखवा देते हैं। कार्बोहाइड्रेट का देखो स्टार्च के केस में हम लिखा है, देखो ना वहां पे pH 6.8 लिखा है इक्वेशन में।
ठीक है, सर एक देखो बार वहां पे। सर एक बार अच्छा, एसिडिटी वाला theoretical, फिर से बता दीजिए ना। अरे पगला फिर से बताना पड़ेगा। चलो, अच्छा क्या नहीं समझ में आया बोलो, दो बार रिपीट किए, पूरा फिर से बता दें। नहीं नहीं, पूरा नहीं बताने बोल रहे सिर्फ एसिडिटी का कंसेप्ट बता दीजिए, जो आप बोल रहे थे 5 से 12 साल के बीच में, 15 साल के बीच में जो अच्छा बता रहे थे। देखो, वो क्या होता है ना, एसिडिक मीडियम इन द सेंस, देखो सिंपल सा बात है, अगर पीएच जो है 7 से ऊपर जाएगा तो एसिडिक मीडियम क्या होगा, बढ़ जाएगा। 7 से नीचे आएगा तो एसिडिक मीडियम क्या होगा, घटेगा। मतलब यहाँ उल्टा बेसिक आ लिख दिया जाएगा। अरे ठीक है, 7 से नीचे मतलब कितना, 8 9 10, हम इसलिए तो एरो इधर लिखे हैं, 8 9 10। अगर ऊपर जाएगा तो 6 5, मतलब इस तरह से समझना। चलो ठीक है, क्योंकि मेरा बोलने का तरीका थोड़ा उल्टा, हाँ सही बोल रहा हूँ, उल्टा बोल दिया कि अगर 7 से नीचे गए तो ये नीचे नहीं, मतलब नीचे गए 6 5 4 3 2 1 तो एसिडिक मीडियम बढ़ेगा। 7 से ऊपर गए 8 9 10 11 12 तो एसिडिक मीडियम क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा, वो बेसिक में चला जाएगा। क्योंकि पीएच जिसका 7 होता है वो न्यूट्रल है, अगर इससे और हम नीचे जा रहे हैं तो एसिडिक मीडियम बढ़ेगा, और इसके ऊपर आ रहे हैं तो एसिडिक मीडियम एसिडिक ना होगा, वो बेसिक में चला जाएगा। ठीक है, चलो अब जो हम तुमको बता रहे थे कि पीएच इन चाइल्डहुड, इन चाइल्ड हम लिखते हैं डायरेक्टली, पीएच 5 होता है स्टमक का। क्या होता है, स्टमक का। लेकिन यही पीएच एडल्ट में जो होता है कितना, 1.5 टू 2 हो जाता है, जिसके कारण इन एडल्ट एसिडिक कंडीशंस स्टमक में ज्यादा होता है और बच्चों में कम होता है, क्योंकि पीएच का यहाँ डिफरेंस है। यही चीज बताना था हमको, जो सर कि मतलब एडल्ट में एसिडिटी ज्यादा हो जाता है, ज्यादा एसिडिटी होता है। होता है। हाँ, देखते नहीं हो, गैस का प्रॉब्लम बनता है, ये तो कॉमन है। हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर को, या फिर जो भी 50 से प्लस है, देखना वो लोग मिल्क का प्रोडक्ट वगैरह, चाय वगैरह कम पीते हैं। क्यों, क्योंकि गैस बनता है। ठीक है, गैस बनना ये चीज होता है, सब कॉमन है। एसिडिटी वगैरह ये कॉमन प्रॉब्लम हो गया। इवन की देखो ऐसा अभी का केस जो है ना, अभी का केस और खराब हो रहा है। आज के 25-30 साल के एज ग्रुप में भी एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। एसिडिटी बहुत खराब है। ठीक है, एसिडिटी अगर बढ़ गया ना तो बॉडी के किसी पार्ट को वो नहीं छोड़ता, सब पार्ट को वो क्या बोलते हैं, एक तरह का दर्द होता है। कभी कभी होता है कि माथा में दर्द हो गया, बोलते हैं हेड पेन, हेडेक हो रहा है। तो हेडेक हो रहा है तो जरूरी नहीं कि हेड का वो सच में हेडेक है। मतलब एक होता है ना कि हम माथा दर्द कर रहा है तो हाँ शायद हमारा हेडेक है, लेकिन नहीं, वो गैस के कारण भी हो सकता है। कभी हाथ दर्द में हो जाता है, कभी पैर में दर्द हो जाता है। तो अगर कोई वर्किंग करता है तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई वर्क नहीं कर रहा और अचानक से ऐसा हो रहा है, मतलब उसके बॉडी में एसिड बन रहा है, वहां पे एंटासिड खाएंगे या गैस का दवाई खाएंगे तो दर्द थोड़ा देर में खत्म हो जाए, क्योंकि गैस सारा रिलीज हो जाता है। तो एसिडिटी भी एक तरह का खतरनाक बीमारी है। ठीक है ना, इसीलिए तो ज्यादा चाय नहीं पीना चाहिए। हाँ, इसीलिए चाय वगैरह कम पीना चाहिए। देखो चाय एक तरह का ड्रग्स है, अब उसमें हम जाएंगे थ्योरी में तो बहुत बड़ा कहानी है वो। चाय एक तरह का ड्रग्स है, सिंपल सा चीज हम एक लैंग्वेज में समझा देते हैं तुमको। चाय एक ड्रग्स है, क्योंकि चाय का जो लीव्स होता है उसमें एक निकोटीन एक केमिकल है। वो निकोटीन को जैसे कोई लेगा और वो कंज्यूम करते रहेगा ना, तो एक एडिक्शन हो जाता है, उसके बिना काम ही नहीं करेगा। लेकिन वो जो निकोटीन है स्टिमुलेंट है, इसलिए चाय या कॉफी पीने से वर्किंग इफिशियंसी बढ़ जाता है। वो निकोटीन की वजह से, निकोटीन इज अ ड्रग्स, तुम लोग सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो जितना खराब चीजें सब आदमी ये लोग खाता है, उसको चाय दो ना गाय को, पी लेगा तो मान जाएंगे। कोई जल्दी जानवर उसको छूता तक नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसको उसका स्मेल उतना बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन हम लोग बहुत अच्छे से उसको पीते हैं चाय। दिन भर में 3 बार 4 बार चाय पी हम लेते हैं, नहीं लेकिन पीते ज्यादा सर। नहीं। मतलब हम तुमको नहीं बता रहे हैं, तो इन जनरल बता रहे हैं, घर में ऐसा होता है। ठीक है, तो चाय ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। हाँ, कॉफी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कॉफी में कैफीन होता है तो कहीं ना कहीं हार्ट के लिए वो अच्छा है, लेकिन ज्यादा कैफीन भी यूज करना सही नहीं है। ठीक है, डार्क चॉकलेट हम लोग खाते हैं, उसमें भी है, क्योंकि प्रिजर्वेशन के लिए उसमें कुछ ना कुछ मिलाया ही जाता है, जो कि इतने लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके रखा जा सके। तो वो सब क्या, एक एडिक्शन है, एक ड्रग्स का उसमें कंटेनिंग रहता है, ड्रग्स कंटेनिंग रहता है। लेकिन वही है, हम लोग खाते पीते तो पता नहीं चलता है, वही आदत लग जाता है। तुम चॉकलेट खा के देखो ना 10 दिन लगातार, डार्क चॉकलेट, चाहे वो डेयरी मिल्क हो, क्वार्क हो, कुछ भी। ठीक है, देखना फिर तुमको आदत लग जाएगा, तुमको छोटा ना छोटा बाइट चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, किसी किसी को देख, एक ऐसे इन जनरल समझना, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद देखना अरे थोड़ा मीठा खाने का मन करता है। अब वो मीठा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चाहे वो आइसक्रीम हो जाए, या फिर
मिठाई हो जाए, या फिर घर में कुछ भी ऐसा चीज जो कि मीठा लगे, चॉकलेट, बहुत लोगों को चॉकलेट भी, टॉफी, कैंडी वैंडी सब खा लेने लगता है, क्योंकि वो बस एक आदत है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज क्या है, एक तरह का एडिक्शन ही हो जाता है। ठीक है, तो डार्क चॉकलेट खाना बहुत अच्छा है, कॉफी पीना बहुत अच्छा है। अगर कॉफी या चाय में चूज करने के लिए बोला जाए तो हम तो कॉफी को ही रिकमेंड करेंगे, क्योंकि निकोटीन से, आई मीन चाय से ज्यादा अच्छा वो कॉफी है। ठीक है ना, तो ये चीज है, तो अलग बात है, इसको नोट कर सर लो। तो कोल्ड ठीक ड्रिंक है, पीना भी मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स भी अच्छा होगा, उसमें भी कैफीन होता है तो। नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक अच्छा इसलिए नहीं होता क्योंकि वो कार्बोनेटेड वाटर है बाबू। ठीक है ना, कभी भी कोल्ड ड्रिंक्स एक लिमिट में पीना है। ठीक है ना, ज्यादा पियोगे ना तो कन्वल्सन हो सकता है, अनकॉन्शियसनेस हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी देखना क्या होता है, तुम लोग का जो एज सर्कल है वो बड़ा खतरनाक है। कभी कभी क्या होता है ना कि अरे चलो चैलेंज लगाते हैं, हम 2 लीटर ठंडा पी जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। कभी भी उतना ज्यादा अमाउंट में बॉडी में कभी भी ठंडा को नहीं, आई मीन कोल्ड ड्रिंक्स को नहीं लेना है, क्योंकि कार्बोनेटेड वाटर है, CO2 कंसंट्रेशन बढ़ेगा। CO2 कंसंट्रेशन जहां बढ़ा ना एक साथ, ठीक है ना, तो वो कन्वर्सन, मतलब समझते हो, जैसे बोलते हैं ना कि एक तरह का क्या सेंस एक टाइम पे खत्म हो जाता है थोड़ा देर के लिए, या फिर चक्कर वक्कर आना स्टार्ट हो जाता है, ये सब फिर सही नहीं। इसलिए ज्यादा कार्बोनेटेड वाटर को इंटेक नहीं करना चाहिए। और खासकर खास यहाँ कोई हम ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं, बट तुमको चीज होता है, खासकर जो जितना भी मिनरल, सॉरी कलर वाला है ना, जो भी ब्लैक ब्लैक जो भी पीते हैं, ब्लैक ब्लू पीला कुछ नहीं, व्हाइट वाला जो पीना है थोड़ा बहुत पी सकते हैं, क्योंकि कार्बोनेटेड है, CO2 ज्यादा रहेगा, तो वो प्रोटीन को पचाने में अच्छा हेल्प करता है। इसीलिए जब भी नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत हम उसको ले सकते हैं, तो वो फायदा करेगा, लेकिन ज्यादा अमाउंट में कभी नहीं पीना चाहिए। ठीक है, एडेड जो कलर वगैरह रहता है उसको तो जल्दी लेना ही नहीं चाहिए, और क्योंकि वो कहीं ना, जैसे मीन्स कोई कुछ नहीं खाया है, फास्टिंग के बाद वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, तो वो क्या नुकसान करता है? नहीं नुकसान नहीं करेगा, थोड़ा बहुत अमाउंट कम होना चाहिए, नुकसान क्यों करेगा। वो कहीं ना कहीं एसिडिटी को भी खत्म करवाए, तो बोले ना कार्बोनेटेड वाटर रहता है तो ज्यादा CO2 इंटेक नहीं करना है। ठीक है, आदमी Yes. लोग क्या सर होता है, इनो क्योंकि ज्यादा देखो पी लेंगे कैलोरी तो बहुत ज्यादा पिएगा तो दिक्कत होगा। ठीक है, ठीक हो जाएगा सब। वो भी कार्बोनेट हो हाँ, जाता है ना। अरे CO2 ज्यादा बढ़ेगा बॉडी में, तो बॉडी को चाहिए ऑक्सीजन, और CO2 तुम दे रहे हो, तो दिक्कत है ना। Yes. घर में कभी ट्राई कर लेना, देखना क्या होता है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं होगा, बट हाँ ज्यादा नहीं लेना है, मतलब वो एक होता है ना कि धुंधला आ जाना, चक्कर वक्कर आने जाना, वो तो होने लगता है। ठीक है, इससे कार्बोनेट वाटर ज्यादा नहीं लेना चाहिए। सर सर अभी तो समझ कोल्ड में ड्रिंक आ गया, गैस, ट्राई करने का क्या जरूरत है? क्या? सर समझ में आ गया सर, उतना प्रैक्टिकल नहीं करना, वो भी बॉडी के साथ। हाँ हाँ, नहीं नहीं, सही में नहीं, मतलब एक्चुअली कोल्ड क्या हम ड्रिंक बता, थोड़ा बहुत, सर कोल्ड ड्रिंक थोड़ा बहुत गैस के मरीजों के लिए ठीक है, गैस के पेशेंट्स के हाँ लिए। थोड़ा बहुत, थोड़ा, हाँ सही है, सही है, सही। ठीक है, हम तो बोले कि जब भी चिकन वगैरह या फिर प्रोटीन रिच फूड लेते हैं ना, तो उसको पचाने में भी थोड़ा बहुत हेल्प करता है। जो हम लोग नींबू पानी यानी शिकंजी वगैरह जो पीते हैं, वो क्या है, सोडा पीते हैं, क्या सोडा कार्बोनेटेड वाटर है वो। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा में क्या डिफरेंस है, कोल्ड ड्रिंक्स में कुछ एडेड वगैरह करता है, फ्लेवर तो अच्छा लगता है, सोडा भी वही, सोडा टेस्टलेस है। ठीक है, तो सोडा को ज्यादा अच्छा माना गया है, क्योंकि वो उसमें कार्बोनेटेड वाटर है, यहाँ पे बहुत कुछ ऐड कर रहा है, कैलोरी वगैरह सब डाल रहा है, तो सोडा वाटर बहुत सही होता है। बोलता है ना कि खाना खाने के बाद सोडा थोड़ा बहुत पी लेना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज है। इसीलिए रात में जैसे मान लो दही वगैरह कभी नहीं खाना चाहिए, दही वगैरह ज्यादा गैस बनता है। दोपहर में खा सकते हैं, दिन में खा सकते हैं, छाछ वगैरह पी सकते हैं दोपहर में, दिन में। रात में हमेशा जब भी थोड़ा सॉलिड फूड कम खाओ, बट लिक्विड जैसे दाल ज्यादा खा सकते हैं, दूध दूध पीने के लिए। और दूध का भी पीने का तरीका है, आजकल क्या होता है कि खाना खाने के टाइम ही दूध पिए, नहीं, खाना खाने का आधा घंटा 40 मिनट बाद दूध पिएंगे ना, तो वो जो दूध होता है एसिडिटी हम लोग को नहीं होने देता। लेकिन एज के हिसाब से डिपेंड करता है, एज कम रहता है तो पता नहीं चलता है, वो हाईली मेटाबोलाइज रहता है, मैकेनिज्म रहता है, कैसे तो काम कर लेता है। लेकिन ये ऐसा तरीका होने से, क्योंकि न्यूट्रिएंट सबसे बड़ी बात है, हम खाना क्यों खा रहे हैं, न्यूट्रिएंट जाने के लिए, लेकिन गलत तरीके से खाना खाएं तो सर न्यूट्रिएंट उसको जाएगा नहीं, है ना, यही चीज है। ज्यादा सर गर्म खाना भी नहीं खाना चाहिए, ज्यादा ठंडा खाना भी नहीं खाना चाहिए। हाँ बोलो। सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये होता है स्टमक में, तो सर वो तो बहुत ही एसिडिक है, तो सर स्टमक का ही ना लेना खराब हो हाँ जाता देखो अभी, हाँ ये भी चीज है, जैसे बोले जिस बॉडी में एसिडिटी ज्यादा है, तो एक डिजीज है अल्सर, कभी कभी सुने होगा, अल्सर हो गया। एक्चुअली क्या है ना कि वो जो लेयर होता है ना, अब एक और चीज है, जैसे म्यूकस म्यूकस से, वहां, म्यूकस हाँ का है। लेयर। म्यूकस जो म्यूकस है, हाँ प्रोटेक्ट करता है। हाँ हाँ, जैसे मान लो ये स्टमक है, तो इस लेयर में अगर एसिडिटी ज्यादा होगा ना, तो म्यूकस इसको क्या करेगा, इसको कवर अप करके इसको बचा लेगा।
HCl के फंक्शन को कम करेगा। लेकिन अगर उससे भी ज्यादा हो गया ना तो ये लेयर को धीरे धीरे डिजनरेट करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं अल्सर, जो कि ज्यादा से ज्यादा जलन होने लगता है थोड़ा सा अगर तेल मसाला खाते हैं सर तो कहीं ना कहीं पेप्टिक अल्सर है। अल्सर। पेप्टिक अल्सर इज अ बैक्टीरियल डिजीज, उसको बैक्टीरिया से कनेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन अल्सर ये स्टमक लाइन से होता है। पेप्टिक अल्सर में क्या है कि बैक्टीरिया जब इंटर करेगा तो इसके पूरे वॉल को वो खराब कर देता है, तो वो पेप्टिक अल्सर हो गया, वहाँ बैक्टीरिया का यूज होगा, ये कॉमन अल्सर हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। और सर तो ये उसके लिए ज्यादा भाई बढ़ जाए म्यूकस तो क्या डेथ भी कर सकते हैं ना? डेथ नहीं करेगा, बट लेकिन कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, कॉन्स्टिपेशन होगा, गैस वगैरह होगा एकदम। उसके बाद वही है कि भाई उबला हुआ ज्यादा खाना खाओ, वैसा इजिली डाइजेस्टेबल फूड खाओ, ज्यादा सॉलिड फूड नहीं ले सकते हो, लिक्विड फूड ज्यादा लेना पड़ेगा, तो फिर धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे भी देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमेशा जो है ना वो क्या बोलते हो फाइबर्स या रफेस टाइप का फूड ज्यादा खाए, सलाद वगैरह ज्यादा खाना चाहिए। सॉलिड फूड कम खाएंगे, सलाद वगैरह ज्यादा खाएंगे तो बॉडी में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ना फैटनेस का दिक्कत है, ना ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, ना गैस का प्रॉब्लम होगा। जैसे अभी है टमाटर बहुत अच्छे से खा सकते हो, खीरा बहुत अच्छे से खा सकते हो, गाजर भी खा सकते हो, ठीक है। इसीलिए ज्यादा अमाउंट में कुछ भी नहीं होना चाहिए खीरा को छोड़ के, क्योंकि खीरा भी सीजनेबल चीज है, तो खीरा खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन टमाटर हो गया या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक तरह का ये गाजर है, तो वो उसको लिमिटेड अमाउंट में खाना। ज्यादा गाजर खाने से भी खतरा है, अब हम बताएंगे नहीं क्या खतरा है, तो खाना छोड़ दोगे, बट डरने का कोई जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत अमाउंट में सब लेना है, जिससे सीजनेबल चीज ज्यादा खाना चाहिए। जब गाजर का टाइम है गाजर ज्यादा खाओ, सर वो बॉडी सब कम हेयर कर दो। ऑरेंज हो जाता है। क्या? बॉडी का जो हेयर होता है वो सब ऑरेंज हो जाता है गाजर खाने कौन से। बोला ये बात? नहीं गाजर खाने से आईज का जो फोटो सेंसिटिवनेस होता है ना, एक्चुअली देखो हम लोग कैसे देखते हैं, हम लोग के आईज में पिगमेंट है, ठीक है। वो पिगमेंट जो बनता है वो विटामिन ए डेरिवेटिव है, तो विटामिन ए हमको किससे मिलता है? गाजर पर। तो सीजनेबल फल जितना खाना है खाओ, लेकिन अगर सीजनेबल नहीं है तो सबको थोड़ा थोड़ा अमाउंट में खाना। जैसे बोले ना अभी खीरा का टाइम है, खीरा बहुत ज्यादा खाना चाहिए, ककड़ी तरबूज ये सब ज्यादा खाओ, टमाटर भी खाओ तो थोड़ा खाओ, गाजर थोड़ा खाओ। जब सीजनेबल है तो गाजर को बढ़ा दो, खीरा और टमाटर को कम कर दो। जब सीजन टमाटर का तो टमाटर को बढ़ा सकते हो। तो सलाद वगैरह खाते रहना चाहिए, ठीक है। उसमें क्या होता है कि फैट वगैरह का प्रॉब्लम ही नहीं होगा। सॉलिड फूड कम खा रहे हैं, सलाद वगैरह ज्यादा खा रहे हैं, तो उसके समझे चावल वावल किसी को ज्यादा खाने को, मैंने ज्यादा चावल नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वो बाद में दिक्कत करता है, ठीक है। तो ये चीज है। चलो सर डाइट का क्लास नहीं चल रहा है, सर टाइम वेस्ट हो जाएगा। हाँ बोलो बोलो बोलो, नोट सर करो नोट डॉक्टर कर लिए। सर हम सुने थे सर बॉयज को सोया चंक्स नहीं खाना चाहिए सर ज्यादा। हाँ नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। सोया तो खाना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, सोयाबीन बहुत कम खाना चाहिए बॉयज को, ठीक है ना। सर अब डॉक्टर के हाँ पास नहीं, आप ही के पास आ जाएंगे सारा पूछने के लिए। अरे नहीं ठीक है, थोड़ा बहुत हमको भी पता है ठीक है ना। यस आप, तो आपको तो अच्छा डॉक्टर के बताओ, पास जाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा सर, कुछ भी ऐसा भी पूछने के नहीं लिए। पड़ता है, पापा मेरे डॉक्टर ही हैं ठीक ओह, है। हाँ चलो, और वो भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा इस बारे में हमको नॉलेज रहता है। यस सर। चलो ठीक है, ऐसे सोयाबीन क्यों नहीं खाना चाहिए बताओ, बॉयज को ज्यादा नहीं लेना चाहिए बताओ। फीमेल हार्मोन से एक्टिव हो जाता है ज्यादा। हाँ ये चीज सही बोले। तो सोयाबीन जो होता है ना वो प्रोटीन है, सही है, उसको खाओ, लेकिन बहुत कम लेना चाहिए। 15 दिन 20 दिन में एक दिन सोयाबीन खा लिए ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं। बट फीमेल को खाना चाहिए। देखो हम जब रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे तो वहां पे तुम लोग को बता देंगे, क्योंकि सेक्स हार्मोन का ही रिलीजिंग घटता बढ़ता है। अब ऐसा नहीं कि मेल में सेक्स हार्मोन फीमेल का नहीं है बट सप्रेस होता है, फीमेल में भी मेल का होता है बट सप्रेस होता है, ठीक है ना। वो वहां पे देखेंगे, ठीक है। ये स्टमक समझ में आ गया, ठीक है। सो हम लोग थोड़ा खाने पीने का बात कर लिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर हम बात करेंगे तो उसका भी 3 पार्ट है, बट तुम लोग को एकेडमिक के लिए नहीं पढ़ना है, बस एनटीएससी ओलंपियाड के लिए उसको देखना है। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट का है, ठीक है। तो सबसे पहला 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से बनता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो क्या काम करता है। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहाँ पे कंप्लीट होगा? तो बॉडी पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन ही डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों का काम करता है। और इसके पहले जो डाइजेशन सब देख रहे थे सब पार्शियल था, तो उसको हम लोग इस चीज में नहीं लिखेंगे। कभी भी आंसर अगर पूछा जाए क्वेश्चन की कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा पार्ट है जो डाइजेशन प्रोसेस करता है या एब्जॉर्प्शन करता है, तो दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन है।
हम इसलिए वो उसका पार्ट बता रहे हैं क्योंकि डाइजेशन का पार्ट अलग है और एब्जॉर्प्शन का पार्ट अलग है। बट क्वेश्चंस कभी भी पूछेगा कि डाइजेशन कहाँ एब्जॉर्प्शन कहाँ, तो तुम लोग क्या लिखोगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो तुम्हारे बोर्ड्स के लिए, ठीक है। बाकी बात अगर ओलंपियाड या एनटीएससी के लिए तो वहां पे थोड़ा डिफरेंसेस आ जाता है, पार्ट भी पूछ लेता है कौन कौन सा पार्ट है। तो पहला पार्ट हम लोग बोलते हैं ड्यूडेनम, क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। दूसरा पार्ट है जेनम और तीसरा पार्ट है इलियम, तीसरा पार्ट है इलियम, ठीक है, इलियम। अब देखो इलियम भी दो है, एक हमारा यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एक हमारा बोन का भी नाम है इलियम, ठीक है। तो जो वेस्ट बोन है मतलब उसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं, वेस्ट का मतलब था कमर, हिंदी से समझते हैं कमर, वेस्ट बोन जो होता है वहां पे जो ज्वाइंट्स वगैरह है उसको हम लोग बोलते हैं पेल्विक गर्डल। तो पेल्विक गर्डल के पार्ट में भी एक इलियम है और यहाँ पे भी इलियम है, तो बट ये जो है डाइजेशन के लिए, ठीक है। अब देखो ड्यूडेनम, जेजेनम एंड इलियम क्या है, तो ड्यूडेनम जो होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का वाइडेस्ट पार्ट है, वाइडेस्ट पार्ट है, बट ये शॉर्ट होता है, ध्यान रखना, शॉर्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट, ठीक है। छोटा है बट ये चौड़ा है, इस तरह से देखो, ये छोटा है बट ये वाइडेस्ट है। क्यों, क्योंकि ड्यूडेनम ही ऐसा पार्ट है, ड्यूडेनम ही ऐसा पार्ट है जहां पे क्या होगा, कंप्लीट डाइजेशन का प्रोसेस होगा। कंप्लीट डाइजेशन कहने का मतलब यहाँ पे एंजाइम वगैरह भी होगा तभी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंजाइम के लिए डक्ट है, क्योंकि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो ये एंजाइम के लिए यहाँ पे डक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये लीवर, ये गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब देखो ये जो लीवर है, ठीक है, लीवर से निकलता है बाइल जूस, बाइल जूस। अब बाइल जूस को दो पार्ट में बांटा गया है, एक को बोलते हैं बाइल सॉल्ट, एक को बोलते हैं बाइल सॉल्ट और एक को बोलते हैं बाइल पिगमेंट। अब तुमको एक चीज और बता देते हैं, कभी भी लीवर से अगर क्वेश्चन पूछता है तो डायरेक्टली पूछे क्या रिलीज होता है, तो तुम लोग बाइल जूस के अलावा और कुछ नहीं लिखोगे, ठीक है। ये सब उसका डिफ्रेंसिएशन, उसका और पार्ट है, तो बस थोड़ा सा और इसको हम इलेबोरेट हम कर दिए ताकि तुम लोग को थोड़ा समझाने में हमको आसानी हो, क्योंकि बाइल जूस का काम बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है, यही दो क्वेश्चन तुम्हारा एकेडमिक में, उससे ज्यादा कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है बोर्ड में, या फिर अगर हम एनटीएससी का बात करें तो बस ये दो क्वेश्चन को ध्यान में रखना। 99% चांसेस होता है कि जब भी लीवर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा यहीं से क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलो अब दूसरा है पेनक्रियाज, क्या है, पेनक्रियाज, ठीक है। तो पेनक्रियाज का 3 है एंजाइम, ठीक है, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंजाइम, पेनक्रियाटिक एमाइलेज। यहाँ पे एमाइलेज वर्ड है तो ध्यान रखो कि एमाइलेज अगर है, एमाइलेज अगर है तो एमाइलेज है तो क्या डाइजेस्ट करेगा, तो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, हम पहले बता चुके हैं क्योंकि स्लेवरी एमाइलेज वहां था। और यहाँ पे पेनक्रियाटिक लाइपेज, एक चीज ध्यान देना, ये पेनक्रियाज से निकल रहा है इसीलिए एमाइलेज के आगे पेनक्रियाटिक एंड लेपेज के आगे पेनक्रियाटिक हम लिख रहे हैं। और ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। अब देखो पेनक्रियाज का जो डक्ट है उसको हम लोग बोलते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट। और लीवर से जो निकला हुआ डक्ट है उसको हम लोग बोलते हैं हिपैटिक डक्ट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट, मतलब इरिप्सिन ही कंप्लीट डाइजेशन कर देता है प्रोटीन का, क्या इरिप्सिन ही कंप्लीट डाइजेशन करता है प्रोटीन का। हाँ ट्रिप्सिन बोलो या इरिप्सिन, इसका एक और नाम है इरिप्सिन जो बोल रहा है वो भी, तो हाँ ये कंप्लीट डाइजेशन करता है प्रोटीन का, ठीक है, वो हम बताते हैं। अब देखो आज हम थोड़ा इसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं और इसमें क्या क्या काम करेगा, इक्वेशन हम नेक्स्ट क्लास बता देंगे, ठीक है ना। तो पहले इसको समझो, आराम से समझना है क्योंकि इसमें बहुत कुछ पार्ट है। देखो सबसे पहले कि लीवर, हमारे लीवर के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो लीवर से जो निकला हुआ डक्ट है उसको हिपैटिक डक्ट बोलते हैं। क्यों हिपैटिक नाम पड़ा ये भी बता देंगे। और पेनक्रियाटिक डक्ट क्योंकि पेनक्रियाज से निकलता हुआ डक्ट है। यहाँ पे कॉमन, ये इसको कॉमन एक डक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। इंपॉर्टेंट भी क्या है वो भी बता देंगे, ठीक है, ये समझना। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग लीवर बात करते हैं, ठीक है। लीवर इज अ लार्जेस्ट ग्लैंड बोला जाता है इसको, पता है इसका कितना वेट होता है, 2.25 किलो का, मतलब 1.75 या 1.6 के अप्रॉक्स में इसका वेट होता है, मतलब 1.5 से 2.25 kg के बीच में इसका वेट होता है, इसलिए सबसे ये लार्जेस्ट ग्लैंड है,
चलो ठीक है, एक क्वेश्चन का तुम लोग जवाब दो थोड़ा सोच के। लार्जेस्ट ऑर्गन कौन होगा? ये तो ग्लैंड है, कभी ग्लैंड ऑर्गन को मिक्स नहीं कर सकते, बताओ। सोचो। लीवर। ग्लैंड हम पहले लिख चुके ना बाबू, हम ऑर्गन पूछ रहे हैं। लार्जेस्ट ऑर्गन बॉडी का क्या है? ये तो ग्लैंड है। लीवर। नहीं, हम बोल रहे हैं ये लीवर ग्लैंड है, ये ऑर्गन नहीं है। ऑर्गन है बट ये ग्लैंड नहीं। सर ब्रेन। लार्ज इंटेस्टाइन। नहीं नहीं, स्मॉल बहुत इंटेस्टाइन। सिंपल स्टमक। है। नहीं नहीं, स्टमक नहीं। डाइजेस्टिव सिस्टम में मत जाओ, हम पूरे बॉडी की बात कर रहे हैं। थोड़ा अपना सोचो, थोड़ा थिंक को ब्रॉड करो। हम डाइजेस्टिव सिस्टम का बात नहीं कर रहे हैं। अगर Skin. तुमको गुड, स्किन, सही बात, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। आदमी लोग सोचता है अरे ग्लैंड है तो वही बड़ा होगा। अरे लार्जेस्ट ग्लैंड अलग है, लार्जेस्ट ऑर्गन अलग है। ऑर्गन है तो स्किन है, याद रखना, और ग्लैंड है तो लीवर है, ठीक है। क्योंकि ग्लैंड ओवरऑल देखा जाता है, इंडोक्राइन एक्सोक्राइन जितना भी ग्लैंड है सब में सबसे ज्यादा कौन है? लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड आता है, ठीक है। तो ये हो गया लार्जेस्ट ग्लैंड। ये क्या सिक्रीट करेगा? इट सिक्रीट बाइल जूस, इट सिक्रीट बाइल जूस। अब उसी के सामने हम तुमको बनाए हुए हैं जीबी, गॉल ब्लैडर बोलते हैं, ठीक है। क्या बनाए हैं? गॉल ब्लैडर। थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं, जीबी, ठीक है। ये जो गॉल ब्लैडर है ये क्या काम करता है? तो ये लीवर से जस्ट थोड़ा सा नीचे रहता है, ठीक है। देखो ये एक डक्ट है, ये एक डक्ट है, ये थोड़ा नीचे रहेगा लेकिन दोनों से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे ही बाइल जूस रिलीज होगा गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाएगा। अब गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर क्यों होगा? क्योंकि वहां पे और ज्यादा वो कंसंट्रेट होता है और गाढ़ा होता है, मतलब बाइल जूस और ज्यादा कंसंट्रेट हो, ठीक है। कंसंट्रेट हुआ, अब वो वहां से मूव करेगा, ठीक है। मूव करने के बाद यहाँ पे देखो एक हम मिला दिए हैं, यहाँ पे जो है एक ही डक्ट, फिर दो यहाँ पे एक डक्ट निकाले हैं, जिसको इस डक्ट को हम लोग बोलते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट बोला जाता है। अब एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, थोड़ा सा समझना। यहाँ पे गॉल ब्लैडर का डक्ट को सिस्टिक डक्ट बोलते हैं और लीवर वाले डक्ट को हिपैटिक डक्ट बोलते हैं, HDCD। तो गॉल ब्लैडर भी तो एक तरह से ग्लैंड की तरह काम कर रहा है, उससे जो निकलेगा तो किसी ना किसी डक्ट से निकलेगा, और दोनों डक्ट एक कॉमन डक्ट में खुलता है जिसको कॉमन हिपैटिक डक्ट बोलते हैं। ये हिपैटिक वर्ड कहाँ से आया? क्योंकि हिपैटिक जो होता है वो लीवर का सेल्स का नाम होता है, हिपैटिक सेल्स मतलब लीवर का सेल्स। अब वो वहां से रिलीज हो रहा है और वहीं का डक्ट है, क्योंकि कॉमनली लीवर से ही ये कनेक्ट होता है, इसलिए कॉमन हिपैटिक डक्ट लिखा हो गया। समझ में आ गया? तो ये है। अब ये बाइल जूस निकल गया। बाइल जूस का क्या काम है? तो बाइल जूस का काम होता है इमल्सिफिकेशन करना, इमल्सिफिकेशन करना। अब ये इमल्सिफिकेशन क्या है? देखो, बिग ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट, बिग ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट जब कन्वर्ट होता है स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट में, स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट, तो हम इसी प्रोसेस को क्या बोल देंगे? इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे बाइल जूस लिख देते हैं ताकि और तुम लोग को क्लियर हो जाए यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। अब समझना, यहाँ पे ये बड़ा फॉर्म है लिपिड का या फैट का, और ये छोटा 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 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसी को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। किसके हेल्प से होता है? तो बाइल जूस। अगर सर यहाँ ये जो हम लोग खाते हैं उस फैट को तोड़ता है? ये तोड़ता है। इसका हम एक्सपेरिमेंट भी घर पे आराम से करके देख सकते हो। अभी क्लास खत्म होना करके देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, कि क्या होता है, समझे। तो कैसे होता है एक्सपेरिमेंट? घर, अरे बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, एक बॉल लेना, उसमें थोड़ा सा डाल देना पानी, ठीक है, और 1 चम्मच सरसों तेल डाल देना और फिर उसको घुमा देना। घुमाने के बाद देखना छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में वो तैरता हुआ मिलेगा, वही है इमल्सिफिकेशन। हम लोग यहाँ स्पिनिंग से कर रहे हैं, ये एंजाइम से करता है, देख लेना, ठीक है, घर पे कर सकते हो। तो बिग ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट है, मतलब ये फैट जो है वो हमेशा ड्रॉपलेट्स में होता है, तो वो बड़े ड्रॉपलेट्स में होगा, उसको छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बताओ? इमल्सिफिकेशन। याद करना, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा तुम लोग का, ये कंफर्म है, ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन जब भी इमल्सिफिकेशन पूछेगा तो 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछता है, डिफिनेशन। तो जब बिग ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट कन्वर्ट होता है किसमें? स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट में, विद द हेल्प ऑफ या प्रेजेंस ऑफ बाइल जूस, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इमल्सिफिकेशन।
और ये जो कन्वर्ट किया हुआ पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं इमल्सिफाइड फैट। क्या बोलेंगे? इमल्सिफाइड फैट। अब इमल्सिफाइड फैट से पेनक्रियाज से निकला हुआ एंजाइम, क्योंकि ये सारा काम यहाँ पे हो रहा है, ये आएगा ये काम, सारा काम यहाँ पे हो रहा है, तो इमल्सिफाइड फैट जो होता है उस पे कौन काम करेगा? पेनक्रियाटिक लाइपेज। कौन काम किया? पेनक्रियाटिक लाइपेज, और ये कन्वर्ट कर दिया किसमें? फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल में, तो अब देखो क्वेश्चन 3 गो तुम्हारे सामने बना। एक ये क्वेश्चन, चलो इसको हम लिख देते हैं, तुमको समझ में अच्छे से आएगा। एक क्वेश्चन है लीवर के बारे में, एक क्वेश्चन ये बना, दूसरा क्वेश्चन इमल्सिफिकेशन क्या है तो ये पूरा बताना पड़ेगा, ये इक्वेशन के साथ लिख सकते हो, और तीसरा क्वेश्चन यहाँ बन गया, अब एक सर चौथा इमल्सिफाइड क्वेश्चन, फैट किससे टूट रहा है लिखे हैं? ये इसी पूरे फॉर्म को हम लोग यहाँ पे इमल्सिफाइड फैट बोलते हैं, छोटे छोटा ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट को इमल्सिफाइड फैट बोल रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। क्लियर? नहीं सर, एरो के ऊपर क्या लिखे हैं? इमल्सिफाइड फैट, ये एरो देके फैटी एसिड। पेनक्रियाटिक लाइपेज LIPASE, ठीक है। चलो, और ये फैटी एसिड और प्लस ग्लाइसरॉल, क्योंकि 2 पार्ट में कन्वर्ट होता है इस तरह से। अब यहाँ पे तुम ध्यान देना, ये 3 क्वेश्चन तुम यहाँ से देख लिए, और एक क्वेश्चन पूछेगा, इसको तुम लोग याद कर लो या फिर तुम लोग रट लो, जैसा याद हो जाएगा, दिक्कत नहीं। क्वेश्चन ये रहता है कि बाइल जूस नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम, क्योंकि ये डाइजेशन नहीं कर रहा है, बट ये नेसेसरी है फॉर डाइजेशन प्रोसेस। क्यों? बताओ, तुम लोग बताओ, हम बता दिए सारा कॉन्सेप्ट, तुम लोग आंसर करो। क्यों बाइल जूस इंपॉर्टेंट है? बोलिएगा। बाइल जूस इज अ नॉट अ एंजाइम बट नेसेसरी फॉर डाइजेशन प्रोसेस। क्यों? व्हाई? बताओ। फैटी एसिड, फैट्स को तोड़ने के लिए, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर, फैटी एसिड्स में डालने के लिए, ताकि वो भी ये तो लाइपेज है ना यहाँ पे, सर तो कम से कम उसको तोड़ सर के वो फैटी एसिड्स में तो फूड कन्वर्ट को करेगा ना एल्कलाइन लाइपेज। मीडियम में होगा। एक आदमी बोलो, एक एक करके बोलो, हम सबका सुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सर बोलो। बाइल हाँ जूस जो बोलो। रहता है वो फूड को एल्कलाइन मीडियम में ट्रांसफॉर्म करता नहीं, सर बाइल बाइल जूस जूस वो तो, फैट को तोड़ देता है ताकि पैनक्रियाटिक लाइपेज उसको और फैटी एसिड में तोड़ सके, बस। हाँ यही है आंसर। जब तक फैट जो है इमल्सिफाइड फैट के फॉर्म में नहीं आ जाए, या वो छोटे फॉर्म में नहीं आ जाए, क्योंकि छोटे फॉर्म को इमल्सिफाइड फैट बोल रहे हैं, कि जब तक फैट इमल्सिफाइड फॉर्म में नहीं आ जाएगा तब तक लाइपेज एक्शन करेगा ही नहीं करेगा। अब हम सोच लेंगे यहाँ पे लाइपेज का एक्शन करा ले, नहीं हो पाएगा, तो ये वाला काम जब तक इस चीज में नहीं होगा तब तक, क्योंकि ये वाला फॉर्म होता ही है ताकि इस पे लाइपेज काम कर पाए, इसका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट जब तक फॉर्म नहीं आएगा ना, इमल्सिफाइड फैट के फॉर्म में नहीं आएगा, तब तक लाइपेज उस पर काम ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तभी तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि क्यों एंजाइम जो बाइल जूस जो होता है वो क्यों नेसेसरी है फॉर डाइजेशन प्रोसेस, बट जबकि वो डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। ये डाइजेशन कर कहाँ रहा है? कहीं कर रहा है, देखो कहीं डाइजेशन नहीं कर रहा है, लेकिन ये डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कन्वर्ट नहीं किया तो काम ही नहीं कर पाएगा। तो ये समझ में आ गया? बोलो, दिक्कत किसी को? यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, क्योंकि फिर हम आगे बढ़ेंगे। बोलो। नहीं सर। कंप्लीट। चलो इसको नोट करो, देन फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसका ये दोनों का लिखना, इसका अभी बाकी है। चलो जल्दी से नोट करके हमको रिप्लाई करना।
हो गया नोट क्लियर? सर यस सर। हाँ, किसी का छूटा है? मिटाएं इसको। यस सर। ठीक है, चलो ये तुम्हारा हो गया लीवर का काम, बाइल का समझ गए और सिंथेटिक लैपेज का समझ गए। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। तुम्हारे लिए जो इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन हम यहाँ पे बता दिए। और दूसरा क्वेश्चन है ट्रिप्सिन का काम बहुत पूछा जाता है। ट्रिप्सिन का काम है ये कंप्लीट डाइजेशन करेगा। ठीक है, इसी चीज को नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, आई मीन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। क्लियर? ठीक है, बोलो। यस सर। ठीक है, यस सर। थैंक यू यस ओके, सर। सर। हाँ ठीक थैंक है यू सर। इसको। हाँ ठीक है, फिगर तुम लोग बना लेना एक बार। फिगर तो बना ही लियो, फिगर को अच्छे से बनाना, क्योंकि ये फिगर ही, इसी फिगर में नेक्स्ट क्लास से ये दोनों एंजाइम के बारे में पढ़ाएंगे। क्लियर? ठीक है, और एक बार Yes, sir. बुक पढ़ना, जितना जितना बताएं तुम लोग को सब कुछ मिलेगा। ओके, ठीक है, बाय सर। बाय थैंक बाय। यू सर। थैंक यू सर। वेलकम 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 वेलकम।